हेलो फ्रेंड, यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अब 14 मई ज़्यादा दिन दूर नहीं है। फ्रेंड्स, आपके करंट अफेयर्स की श्रृंखला में हम जनवरी माह के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा कर रहे थे। इसमें से आपके पार्ट 1 व पार्ट 2 आपको दिया जा चुका है। फ्रेंड्स, यदि अभी आप वो वीडियो नहीं देखें तो उन्हें ज़रूर देखिएगा, और उनकी नोट्स में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन वीडियो के, उनको जरूर लिखते जाइएगा। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके पीसीएस प्री की दृष्टि से। फ्रेंड्स, तो उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करेंगे जनवरी माह के महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जिसमें से जो पहला आपका होगा टॉपिक जो होगा वो बहुत हाईलाइटेड मुद्रा है, असम। हाईलाइटेड मैटर, असम में परिसीमन। देखिए, बात कर लेते हैं परिसीमन क्या होता है। परिसीमन आयोग होता, इसका कार्य क्या होता है, यह भारतीय संविधान में कहां पर दिया है, इसकी बात करते हैं। तो देखिए, परिसीमन का कार्य जो होता है, परिसीमन आयोग का कार्य समझते हैं। परिसीमन आयोग का कार्य, पहला इसका जो कार्य होगा, विधानसभा व संसदीय क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र का निर्धारण करना परिसीमन का मतलब होता है। दूसरा, आपका एससी व एसटी सीटों के आरक्षणों का निर्धारण, के आरक्षण का निर्धारण। निर्धारण करना, ये परिसीमन आयोग का कार्य होता है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 में परिसीमन आयोग के विषय में कहा गया है कि प्रत्येक जनगणना के बाद संसद विधि द्वारा परिसीमन आयोग का गठन करेगी। जो आयोग इन दो कार्यों का निष्पादन करेगा और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, वो रिपोर्ट सरकार के लिए बाध्यकारी होगी। वह उसके सिफारिशों को आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। तो इसके जो आपका विशेषता क्या होगी, सिफारिश सरकार के लिए बाध्यकारी, इस आयोग की सिफारिश बाध्यकारी होगी सरकार के लिए। दूसरा, आपके न्यायालय में इसे चुनौती नहीं दिया जा सकता, इनकी सिफारिशों को न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता। अब आगे समझते हैं। आपके अनुच्छेद 82 में कहा गया, प्रत्येक जनगणना के बाद संसद विधि द्वारा आपके परिसीमन आयोग का गठन करेगी। अभी तक जो कुल 4 बार परिसीमन का कार्य हो चुका है, जो 1952, 1963, 1973 व सन 2002 में, इतनी बार आपका परिसीमन का कार्य हो चुका है। हाल ही में, अब बात करते हैं, हाल ही में आपके न्याय एवं नवंबर में न्याय एवं कानून मंत्रालय द्वारा, न्याय एवं कानून मंत्रालय के अनुरोध पर, कानून मंत्रालय के अनुरोध पर आपका भारत चुनाव आयोग ने असम राज्य में परिसीमन का कार्य शुरू किया है। इसका जो आधार वर्ष होगा 2001 की जनगणना होगा, याद रखिएगा 2011 की जनगणना नहीं होगा। चुनाव आयोग, भारत चुनाव आयोग असम में परिसीमन का कार्य शुरू करेगा। जो इसका आधार वर्ष होगा, जनगणना होगी, वो 2001 की जनगणना।
इतना आपका इस परिसीमन आयोग से संबंधित दिया गया है। देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं। हाल ही में आपका असम राज्य में परिसीमन का कार्य चल रहा है। आपके संविधान के अनुच्छेद 82 में परिसीमन के विषय में जिक्र किया गया है, जिसमें से कहा गया है कि संसद विधि द्वारा परिसीमन आयोग का गठन करेगा। फिर आगे बात किया है कि अब परिसीमन आयोग का कार्य क्या होता है, वो विधानसभा व आपका संसदीय क्षेत्र का निर्धारण करती है। दूसरा कार्य होगा उस किसी भी राज्य या किसी भी जिले में कितने सीटें एससी व एसटी के लिए आरक्षित रखना है या नहीं रखना, ये भी कार्य आपका परिसीमन आयोग का ही होता है। परिसीमन आयोग की सिफारिश सरकार के लिए बाध्यकारी होती है, वह इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता। आगे अभी तक कुल 4 बार परिसीमन का कार्य हो चुका, 1952, 63, 73 और 2002 में। आगे हम बात करते हैं कि असम में जो परिसीमन का कार्य चल रहा है वो 2001 की जनगणना का आधार है। देखिए अब असम की बात की जा रही है तो इसी में कार्य चल रहा है, तो क्वेश्चन बन सकता है असम राज्य में कितने विधानसभा की सीटें हैं, कितने आपके संसदीय यानी लोकसभा की सीटें हैं, कितने राज्यसभा की सीटें हैं। तो विधानसभा की जो आपकी सीटें होंगी वो 126 हैं, लोकसभा की जो सीटें हैं वो आपके 14 हैं, व राज्यसभा की जो सीटें हैं वो 7 सीटें हैं। फ्रेंड्स ये थी आपके विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा की सीटें। तो इस टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे 60 में आप लिख लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं पद्मा की। PADMA पद्मा प्रिंट और डिजिटल मीडिया एसोसिएशन। देखिए ये आपके दूरसंचार मंत्रालय द्वारा दूरसंचार मंत्रालय के नेतृत्व में जितने भी आपके समाचार पत्र व आपके समसामयिक घटना चक्र के संपादक समसामयिक आपके घटनाओं के संपादक या इनको क्या करना था, दोनों को एक ही साथ लाना था। इसमें से क्या होगा, जितने भी आपके डिजिटल सूचनाएं होंगी उनमें से उनकी जांच करना है कि क्या फेक है, क्या यानी गलत गलत तरीके से जो भी आपका प्रस्तुतिकरण होना था। अब देखिए इसमें से 47 लोगों का एक टीम बनेगी जो ये जांच करेगी कि आपके जो समाचार सामग्री से संबंधित जितनी भी शिकायतें होंगी उनकी जांच करना है। अब इसका हाई कोर्ट के जो जज हैं, पूर्व जज हाई कोर्ट के HC हाई कोर्ट के पूर्व जज, जिनका नाम है आपका मूलचंद गर्ग की अध्यक्षता में ये सब गठित हुआ। मूलचंद गर्ग। देखिए सीधा सा आपका पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि पद्मा क्या है, तो ये किससे संबंधित है, तो ये समाचार पत्रों से संबंधित है। प्रिंट एवं डिजिटल मीडिया एसोसिएशन, जिसका नाम पद्मा क्या है, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। प्रिंट एंड डिजिटल मीडिया एसोसिएशन संबंधित किससे है, समाचार पत्रों से, घटनाओं से, यानी जितने भी ये संगठन एसोसिएशन एक संगठन होगा जो समाचार पत्रों की शिकायतों का
निस्तारण करेगा या उनकी जांच करेगा। किसकी अध्यक्षता में ये गठित हुआ है? दूरसंचार मंत्रालय द्वारा। आपका हाईकोर्ट के पूर्व जज जो थे मूलचंद गर्ग की अध्यक्षता में इसका गठन हुआ है। आगे हम बात करते हैं इन्फेंटी संग्रहालय की। इन्फेंटी संग्रहालय, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे तथ्य इंपॉर्टेंट चलेंगे। देखिए ये क्या है? इन्फेंटी का मतलब होता है पैदल सैनिक। इसका जो मतलब होता है पैदल सैनिक यानी पैदल सेना, इन्फेंट्री मीन्स। अब देखिए ये मध्य प्रदेश के महू मध्य इंदौर में पड़ेगा, मध्य प्रदेश। आपका इंदौर शहर जो होगा उसके महू में आपका इन्फेंट्री संग्रहालय की स्थापना की गई है। इसमें मिलेगा क्या? आपका 1757 से लेकर अब तक जितने भी युद्ध हुए हैं उनमें पैदल सैनिकों के आपके आकृति व उनके संग्रह, उनके जितने भी स्टैचू, किस प्रकार के युद्ध, पैदल सैनिकों कैसे युद्ध लड़ते थे, उनका चित्रण मिलेगा इसमें। जो 1757 से लेकर के आपके आज तक पैदल सैनिकों के इतिहास के विषय में आपके जानकारी मिलेगी। इसमें से आपका आ जाता है प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, आपका चीन के साथ का युद्ध, पाकिस्तान के साथ का युद्ध। ये जितने भी युद्ध हैं उनमें पैदल सैनिकों के गौरवशाली इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। कहां पर है? तो इन्फेंट्री संग्रहालय कहां पर है? आपके मध्य प्रदेश के महू इंदौर जिले के आपका महू में इस संग्रहालय की स्थापना की गई है। आप जिसमें से है क्या कि पैदल सैनिकों के 1757 से लेकर आज तक के इतिहास के विषय में जानकारी मिली है। आगे बात करते हैं हम देखिए पॉइंट में है 2022 जो है अब तक का 5वां सबसे ज्यादा गर्म वर्ष, सबसे ज्यादा गर्म वर्ष रहा, जिसमें से आपके सबसे ज्यादा जो गर्म ताप में जो अंतर आया था औसत ताप में वो 2016 के उसमें आया था, जिसमें से आपका +73 का आपका अंतर आया था। अब इसमें से हम बात करेंगे 0.73 का अंतर आया था डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए 1901 में भारत मौसम विज्ञान की स्थापना हुई थी और भारत मौसम विज्ञान 1901 से ही मौसम के जितने भी आंकड़े हैं उनको एकत्रित रखना प्रारंभ किया। तो 1901 से लेकर के 2023 तक में जो आपका 5वां सबसे गर्म वर्ष रहा है वो आपके 2022 रहा है। सबसे ज्यादा गर्म वर्ष 2016 मिलेगा आपको। तो याद रखिएगा 1901 में भारत मौसम विज्ञान की स्थापना हुई है, तब से लेकर के आज तक कि जितने भी मौसम संबंधी आंकड़े हैं उनको एकत्रित किया गया है, किया जाता रहा है। अब बात कर लेते हैं, इसमें से सीधा सा वन लाइनर है कि 2000 अब तक का सबसे ज्यादा गर्म वर्ष कौन सा माना गया? 2016 माना गया। अभी हाल ही का आंकड़ा है तो 2022 आपका 5वां सबसे ज्यादा गर्म वर्ष रहा है। आगे हम बात करते हैं, पॉइंट में ही होगा आपका आजादी के जो 75 वर्ष हुए हैं तो अमृत महोत्सव मनाया जाता है। तो इसमें से क्वेश्चन होगा किस देश ने आज भारत के अमृत महोत्सव में
जो आजादी के 75 वर्ष हुए हैं उसके उपलक्ष्य में, भारत का हुआ है 75 वर्ष पूर्ण, तो उसके उपलक्ष्य में एक विशेष डाक डाक टिकट जारी किया है। तो देखिए पॉइंट जो होगा, सर्बिया ने, सीधा सा पॉइंट लिख लेते हैं, सर्बिया ने दो कारणों से जारी किया। सर्बिया ने आजादी के अमृत महोत्सव के, आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में विशेष डाक टिकट जारी किया है, डाक टिकट जारी किया है। दो, एक तो यह कारण हो गया, दूसरा कारण था भारत व सर्बिया के, भारत व सर्बिया के जो राजनयिक संबंध थे उनके भी 75 वर्ष पूर्व हुए। राजनयिक संबंध जो थे, यानी उनके राजनीतिक जो संबंध थे, उनके 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में वह आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में विशेष डाक टिकट जारी किया है। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि हाल ही में किस देश ने अपने यहाँ डाक टिकट जारी किया, किसके उपलक्ष्य में, कि आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में। आगे हम बात कर लेते हैं, जो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आम आदमी पार्टी थी, आम आदमी पार्टी को 9वां राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। अब बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी को, क्वेश्चन बन सकता है आम आदमी पार्टी अभी, यानी अब वर्तमान में कुल 9 राष्ट्रीय पार्टी हैं, तो सीधा सा भाई 8 कौन सी हैं उनको जान लेते हैं। तो समझते हैं, पहले हो गई अपनी बीजेपी, ले लेते हैं भारतीय जनता पार्टी, दूसरा अभी गुजरात व हिमाचल प्रदेश के जो चुनाव हुए हैं उनमें आपका आम आदमी पार्टी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, तो उसी को लेकर आपके वो 9वीं राष्ट्रीय पार्टी घोषित हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज, तीसरा होगा आपका कांग्रेस को ले लेते हैं, जिसको कहेंगे नेशनल कांग्रेस पार्टी, नेशनल कांग्रेस पार्टी, चौथा होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, पांचवा होगा जाके आपका ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, दूसरा होगा जाके छठा जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सातवीं जो होगी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, एक सोशलिस्ट, दूसरा आपका मार्क्सिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। और जो आठवां होगा जाके वो हो गई नेशनल पीपुल्स पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी। फ्रेंड्स,
ये आपकी 8 पार्टी है, क्योंकि पिछली बार या उसके साथ पिछली बार पूछा गया था निम्न में से किस पार्टी को आपका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है, या कह देगा निम्न में से कौन सी ऐसी पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। तो याद रखिएगा, अभी तक या कह देगा कुल कितनी राष्ट्रीय पार्टी यहाँ, तो 9 है। इसमें से आपका भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज, नेशनल कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल और कम्युनिस्ट की जो आपके सोशलिस्ट, दूसरा मार्क्सिस्ट और नेशनल पीपुल्स पार्टी, ये 8 हैं। इनको फ्रेंड लिख लीजिएगा, क्योंकि इससे संभावना बनी रहेगी। और ये क्वेश्चन पूछे थे किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है, तो आम आदमी पार्टी है। अगला हम बात करते हैं युवा महोत्सव की। युवा महोत्सव की ये आपके किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर। तो ये आपका 26वां रहा होगा, 26वां। 160वीं जयंती किसकी? विवेकानंद की। विवेकानंद की 160वीं जयंती थी, उसके उपलक्ष्य पर अब की कहां पर मनाया गया था? हुबली धारवाड़ कर्नाटक में। आपका हुबली धारवाड़ कर्नाटक, जो आपके है धारवाड़ कर्नाटक के। इसका जो थीम था, ये तो सभी को पता होगा कि 12 जनवरी को विवेकानंद जयंती मनाई जाती है। थीम जो था, युवा युवा विकसित भारत। विकसित युवा विकसित भारत, ये इसकी थीम थी। आगे हम बात करेंगे, सबसे पहले कब 26 साल जोड़ेंगे, तो आपको जाहिर सी बात, सबसे पहले 1995 में भोपाल में आपका इसका यानी युवा महोत्सव, राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया गया था। इसको लिख देंगे, राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो होगा 26वां नंबर का है। 160वीं जयंती आपकी विवेकानंद की है, जयंती थी, उसके उपलक्ष्य पर मनाया गया। कहां पर? कर्नाटक में मनाया गया। थीम क्या था? थीम इंपॉर्टेंट है इसका, राष्ट्रीय युवा महोत्सव का थीम क्या था? विकसित युवा विकसित भारत। सबसे पहले राष्ट्रीय युवा महोत्सव आपके 1995 में मनाया गया था, आपके भोपाल में। ये आपका युवा महोत्सव के पॉइंट रहे, जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं, अगला जो होगा वो 7वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन। 7वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन। देखिए इसमें क्या है, ये दिसंबर 2022 में इसका आयोजन हुआ था दिल्ली में। दिसंबर 2022 में कहां पर हुआ था आयोजन? नई दिल्ली में। इसकी थीम क्या थी? थीम जो है वो आपके एक बड़ी बेसिन में, एक बड़ी बेसिन में छोटी नदियों का, छोटी नदियों का जीर्णोद्धार व संरक्षण, जीर्णोद्धार व संरक्षण, ये उसके थीम था।
देखिए, जाहिर सी बात है, भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन को ये आपके जल से संबंधित होगा। इसमें थीम से समझ में आ गया होगा। दूसरा, एक बड़ी नदी बेसिन में छोटी नदियों का जीर्णोद्धार व संरक्षण, यानी जो छोटी नदियां हैं उन्हें कैसे बचाया जाए और उनका कैसे, जो आपको विलुप्त हो रही है उनको कैसे उबारा जाए, जीर्णोद्धार किया जाए, ये इस शिखर सम्मेलन का थीम था, यानी इसका जो टॉपिक था मेन। अब इसमें याद रखिएगा, ये 5P पर आधारित मॉडल होगा। यानी पहला पी जिसे पीपुल्स बोलेंगे, पीपुल्स। दूसरा का जो होगा वो आपके पॉलिसी। तीसरा पी जो होगा प्लान। चौथा जो पी होगा वो आपका प्रोजेक्ट, प्रोग्राम, प्रोग्राम। और पांचवा जो पी होगा प्रोजेक्ट। इसके प्रतिचित्रण के अनुसार चलेगा। क्या होगा, यानी 5P पर आधारित होगा ये, जो आपका प्रोजेक्ट होंगे जिसमें से होगा पीपुल्स, पॉलिसी बनाई जाएगी, प्लान तैयार किया जाएगा, प्रोग्राम होगा और उसका प्रोजेक्ट होगा। ये आपके 5P। यहाँ तो पूछा जा सकता है 5P किससे संबंधित है, तो आपके नदियों के जीर्णोद्धार व संरक्षण से संबंधित है, ये क्वेश्चन बन सकता है। पहला वो जो 5P में कह देगा इसका आपका वो बताइए, पूर्ण रूप में लिखिए तो पी पीपुल्स, पॉलिसी, प्लान, प्रोग्राम और प्रोजेक्ट। जाहिर सी बात, जब इसको एक दो बार देख लेंगे तो ये याद करने की जरूरत ही नहीं होगी, आपका जो ऑप्शन मिलेगा उससे आप हिट कर ले जाएंगे। आगे हम बात करते हैं। अगला जो होगा, भारत स्काउट, स्काउट्स एंड गाइड्स, गाइड्स का 18वां जम्बूरी, राष्ट्रीय जम्बूरी, राष्ट्रीय जम्बूरी 2023। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स का 18वां राष्ट्रीय जम्बूरी 2023। तो पहले तो सबसे जान लेते हैं जम्बूरी क्या होता है। ठीक है, तो ये पहले स्थान जानने, जम्बूरी पहले समझिए। अच्छा, देखिए, जम्बूरी जो होता है 4 वर्ष में एक बार किसी आयोजन को विशेष बनाने के उद्देश्य से स्काउट गाइडों को, जो स्काउट गाइड यानी एनसीसी के जो थे, उनको एक साथ एकत्रित करना था। यानी 4 वर्ष में एक बार किसी, जम्बूरी का मतलब ही यही होता है कि 4 वर्ष में, सबसे पहले जो हुआ था 1951 52 में, सॉरी 52-53 में इसका आयोजन जम्बूरी का हुआ था क्या जम्बूरी, 4 वर्ष में एक बार किसी विशेष कार्यक्रम को, यानी किसी आयोजन को विशेष बनाने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया जाता था। अब की बार जो हुआ है 18वां नंबर का, वो राजस्थान में हुआ है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसका जो थीम था, शांति के साथ प्रगति। थीम जो है शांति के साथ पीस होगा, शांति रेखा ना समझना, शांति के साथ प्रगति। ठीक है, इसमें से आपके लगभग 35,000 स्काउट गाइड, और जिनमें से आपका भाग लिया था, और 400 जो आपकी उनकी कह सकते हैं स्पर्धाएं थी, वो थी, जिसमें से आपके देश जो थे, सऊदी अरेबिया था, घाना था, बांग्लादेश था, नेपाल था, श्रीलंका थे, मलेशिया, इन समस्त देशों के स्काउट गाइडों ने भाग लिया था इसमें। बात समझ में आ रही है ना। जम्बूरी का मतलब क्या होता है, एक सम्मेलन, एक आयोजन होता है, यानी किसी भी कार्यक्रम को विशेष बनाने के उद्देश्य से आयोजन।
अब सबसे पहले स्काउट गाइडों का ये हुआ आपको 1952-53 में हुआ। हाल ही में आपका राजस्थान में हुआ, जिसका थीम था शांति के साथ प्रगति। इसमें से 35,000 स्काउट गाइड यानी लोग शामिल थे जो एनसीसी वाले, और दूसरा कह दे 400 इनकी जो प्रतिस्पर्धाएं थी उनको सम्मिलित किया गया था, यानी इनकी जो टीमें थी, जिसमें से आपका घाना, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मलेशिया, इन देशों को स्काउट गाइड से भाग लिए थे। आगे हम बात करते हैं करेंगे 63वां राष्ट्रीय महाविद्यालय पाठ्यक्रम। 63वां राष्ट्रीय महाविद्यालय पाठ्यक्रम। रक्षा महाविद्यालय, 63वां राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, नेशनल डिफेंस कोर्स। इसके बारे में जान लेते हैं। बेसिकली यह है क्या, देख लिए, नेशनल डिफेंस कोर्स की स्थापना 1960 में हुई थी, पहले ये जान लेते हैं। इसमें था क्या, हाल ही में जनवरी में आपके शासन, प्रौद्योगिकी, इतिहास व अर्थशास्त्र के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के उद्देश्य से आपका ये पाठ्यक्रम संचालित किया गया है, जिसमें से आपका नेशनल यानी जितने भी आर्मी होंगी और आपका आईएएस अधिकारी, आईएफएस अधिकारी, ये जितने होंगे, इनको सबको एक मंच में लाने, यानी इनके विषय में 47 सप्ताह का कोर्स होगा, जिनका इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य होगा इन सभी को एक साथ लाकर समन्वित करना। तो फिर से एक बार समझते हैं, राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय पाठ्यक्रम यानी एनडीसी, इसकी शुरुआत आपका 1960 में हुई थी। हाल ही में जनवरी में आपके शासन, प्रौद्योगिकी व आपके इतिहास, अर्थशास्त्र के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के उद्देश्य से शासन, प्रौद्योगिकी और आपके इतिहास, अर्थशास्त्र के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम को संचालित किया गया। देखिए, जिसमें से आपके प्रतिनिधि जो होंगे, आपके आर्मी होंगे, आर्मी ऑफिसर, नेवी के ऑफिसर होंगे, एयरफोर्स होंगे आर्मी के। दूसरा आपका 30 मित्र देशों के भी अधिकारी होंगे, और जितने भी आईएएस हैं, आईएफएस हैं और डीआरडीओ के जितने भी अधिकारी होंगे, यानी उच्च वरिष्ठ अधिकारी, डीआरडीओ यानी प्रशासनिक जो प्रशासनिक अधिकारी, प्रौद्योगिकी के अधिकारी जितने होंगे, इनको एक साथ लाना इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य है, जो 47 सप्ताह का पाठ्यक्रम होगा। फ्रेंड्स, ये थे आपके जनवरी माह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अभी और हैं जिन्हें हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि एक ही उसमें बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, प्रमुख क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। यदि फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें, शेयर जरूर करिए मित्रों को। धन्यवाद।